नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के चैनल यूट्यूब फैमिली, टीचर्स फैमिली, शिक्षकों के परिवार जयसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे साथियों बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बात करेंगे। और ये क्लास नंबर आपका 39 है। इसके पिछली क्लासेज की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। प्रत्येक क्लास इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सीडीपी बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में 25 प्लस का स्कोर करना है। तो साथियों प्रत्येक क्लास का प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस क्लास में हम 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। 30 में से आप लोगों को फीडबैक क्या है, आप लोगों के स्कोर क्या है, आप लोग नीचे जो है कमेंट बॉक्स में अपना अपना फीडबैक, अपना अपना कमेंट बता सकते हैं। आपका फीडबैक सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। तो चलिए इस क्लास को शुरुआत करते हैं। प्रथम प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक उपलब्धि जो होती है उसकी अवधारणा किसने दी है? गार्डन ने, शोनेल ने, बर्टन हॉल ने दी है या सीरियल बर्ट ने दी है? 4 ऑप्शन हमारे दिए जा चुके हैं। तो पिछड़े बच्चों के लिए जो शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा दी गई थी वह किसके द्वारा गई थी? सीरियल बर्ट के द्वारा दी गई थी। दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है, यहाँ पे दिया गया है कि जो मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है? मंदित जो बालक होते हैं जिनकी बुद्धिलब्ध क्या है, मंदित होती है, तो ऐसे बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त होगा? व्यक्तित्व अन्वेषण, त्वरण उपागम, संवर्धन उपागम, या हम बात कर रहे हैं साथियों उच्च स्तरीय पाठचर्या की बात कर रहे हैं। सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। तो मंदित मन बालकों की शिक्षा हेतु जो है कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है? व्यक्तित्व अनुदेशन की बात करेंगे। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? बुद्धिलब्ध का 25 से 70 के मध्य होना, धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को ना कर पाना, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, या अंतर व्यक्तित्व संबंधों का कमजोर होना। तो इनमें से जो मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है, आप जानते हैं, समझते हैं, ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता हैं कि अंतर व्यक्तित्व संबंधों का कमजोर होना यह मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। मानसिक मंदता की विशेषता है वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई होना, धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को ना कर पाना और बुद्धिलब्ध 25 से 70 की मध्य होना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? यहाँ पे क्या लिखा गया है? जन्मजात। तो ऐसी अक्षमता जो केवल जन्मजात होती हो वह दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मूक बधिर या मंद बुद्धि। तो सभी लोग कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा, ठीक है। तो ऐसी अक्षमता जो केवल जन्मजात होती है वह होती है मंद बुद्धि। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रिया 14 वर्ष की आयु में वह सब कार्य करती है जो अधिकतर 6 से 7 वर्ष के बच्चे करते हैं। तो प्रिया की जो यह अवस्था का कारण है, यह मानसिक क्षमता है, अपंगता है, आनुवंशिकता है या कुपोषण हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि कोई भी प्रिया या आशा, कोई भी XYZ, मान लीजिए एक बालिका है जो 14 वर्ष की आयु में वह सब कार्य करती है जो अधिकतर 6 से 7 वर्ष के बच्चे करते हैं। तो ये जो बालिका किस अवस्था में हो जाएगी? मानसिक क्षमता की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, विकास के विभिन्न पहलुओं में मंदता से जुड़ी हुई है। मध्यम बुद्धि, कोई बुद्धि नहीं, उच्च बुद्धि या मंद बुद्धि। तो विकास के विभिन्न पहलुओं की मंदता, देखिए मंदता जो है मध्यम बुद्धि की बात कर रहे हैं। क्या सही कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात है, मध्यम बुद्धि की बात कर रहे हैं। आप लोग अपना अपना फीडबैक अवश्य दीजिए, आपका ओपिनियन सर्वोपरि है, आप लोगों का फीडबैक सम्मान है। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं और जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत और सभी शिक्षक बंधुओं को नमन करते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एग्ज़ाम को साथियों अगर फतेह करना है तो आपका कमेंटेड होना बहुत ज़रूरी है। सभी लोग फीडबैक कीजिएगा। आपको अपनी कक्षा में 2 मंद बुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है।
तो आप उन्हें अपनी विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे या प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित में बताने के लिए बोलेंगे, या ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे, या इसमें कोई नहीं। तो आप भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आप लोग शिक्षक बंधु हैं, तो आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है। तो आप ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे कि ऐसे बच्चों को कैसे सिखाया जाए, ऐसे बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, स्क्रीन पर आ चुका है प्रश्न। सामान्यतः कुसमयोजित बच्चे यहाँ देखे जा सकते हैं। बिखरे परिवार में देखे जा सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं, गरीब परिवार में देखे जा सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट कीजिएगा। तो सामान्यतः कुसमयोजित जो बच्चे होते हैं यहाँ पर देखे जा सकते हैं, तो बिखरे परिवार में देखे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, 140 से अधिक बुद्धिलब्ध आईक्यू वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? मूर्ख, मंदबुद्धि, समान बुद्धि, प्रतिभाशाली। तो 140 से अधिक बुद्धिलब्ध आईक्यू वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखा जाएगा? प्रतिभाशाली श्रेणी पे रखा जाएगा। और 120 प्लस जिनका बुद्धिलब्ध होता है वह प्रतिभाशाली श्रेणी पर आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करने में कौन सा आईक्यू स्कोर प्रदत्त होता है? 170, 130 या इससे अधिक, 70 या इससे अधिक, 120 या अधिक। हमने पिछले क्वेश्चन में क्या कहा कि प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करना, उनका आईक्यू लेवल जो होता है 120 प्लस, 120 या इससे अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो है डी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, बच्चों में प्रतिभाशालीता के कारण हो सकती है। तो बच्चों में प्रतिभाशालीता के कारण क्या हो सकता है? अनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया के कारण सकती है, या एक संसाधन समृद्ध वातावरण के, सफल माता पिता, या एक अनुशासित दिनचर्या की बात कर रहे हैं। तो बच्चे में प्रतिभाशीलता जो होती है वह अनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया के कारण हो सकती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न दिया गया है, गिफ्टेड अर्थात मेधावी होने का लक्षण क्या है? अव्यक्त में नम्रता, जिज्ञासा, वाचलता या अति सक्रियता की बात करेंगे। और आपकी स्क्रीन पर बताना है फर्स्ट और चौथा है, फर्स्ट और सेकंड है, थर्ड और फोर्थ है, या सेकंड और थर्ड है। तो गिफ्टेड या मेधावी होने का जो लक्षण है वह साथियों अव्यक्त में नम्रता होगा और जिज्ञासा हो जाएगी। यहाँ पर हमारा जो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन, फर्स्ट और सेकंड वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चे का जो गुण होता है वह आपको बताना है। अपनी उम्र के अन्य बच्चों की तुलना में बहुत पीछे रहते हैं, कम बुद्धिलब्ध होती है, तीव्र निर्णय लेना तथा आत्मविश्वास होना, या दूसरों में अंतर्क्रिया करने में असमर्थ की बात कर रहे हैं। तो प्रतिभाशाली बच्चों में जो गुण होता है वह क्या होता है? तीव्र निर्णय ले लेते हैं और उसमें आत्मविश्वास जो है भरपूर होता है, या आत्मविश्वास होता है। सी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, फीडबैक करें। आपका कमेंट सर्वोपरि है, आपका फीडबैक सम्मान है। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं, और मैं आप सभी का वेलकम अभिनंदन करता हूं। साथियों, प्रतिभावान जो बालक होते हैं उनकी जो बुद्धिलब्ध होती है वह कितनी होती है आपके स्क्रीन पर दिया गया है। देखिए, अगर आपका जवाब 120 प्लस आता है, ठीक है, तो सही है। 120 से लेके 140 की बात करेंगे तो प्रतिभावान बालक की जो बुद्धिलब्ध होती है वह 140 की बात करेंगे। आप सभी जानते हैं बुद्धिमत्ता तर्कसंगत रूप से सोचने, उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, समस्याओं को हल करने और पर्यावरण की मांगों से निपटने के लिए विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताओं को एक सेट संदर्भित करता है। और 1912 में विलियम मिल्टन ने इंटेलिजेंट कोटिएंट आईक्यू नामक, देखिए आईक्यू का जो फुल फॉर्म होता है वह क्या होता है? इंटेलिजेंट कोटिएंट की बात करेंगे, नामक अवधारणा का सुझाव दिया। और यह एक मानकीकृत परीक्षण के स्कोर को संदर्भित करता है जो मानव बुद्धि का आकलन और माप करता है। एक व्यक्ति जो इंटेलिजेंट कोटिएंट अर्थात आईक्यू जो नीचे दिए गए निर्धारित सूत्र के द्वारा होती है। मानसिक आय बौद्धिक विकास पर आधारित है।
कालानुक्रमिक आयु एक व्यक्ति द्वारा जीते गए वर्षों की संख्या होती है। 140 और उससे ऊपर के IQ रखने वाले बच्चों को प्रतिभावान के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वे साधारण रूप से बुद्धिमान होते हैं और अत्यधिक रचनात्मकता के अधिकारी होते हैं। उदाहरण के लिए, एक बुद्धि परीक्षण पर एक बच्चे की मानसिक आयु 6 वर्ष है। जब उसकी कालानुक्रमिक आयु 4 वर्ष होती है तो उसका IQ क्या हो जाएगा? आपको पता है 6/4 मल्टीप्लिकेशन 100। तो 25 करेंगे, 25 छक्का क्या हो जाएगा? 150 हो जाएगा। अर्थात उसकी बुद्धिलब्ध 140 से या उससे अधिक इस श्रेणी पर आएगा, तो इसका अर्थ है वह प्रतिभावान है। अधिक जानकारी के लिए तालिका देखते हैं। बुद्धि का वर्गीकरण और इनकी सीमा देख लेते हैं। प्रतिभावान 140 से ऊपर, बहुत श्रेष्ठ 130 to 139, बेहतर करें तो 120 to 129, औसत से ऊपर जो है 110 एंड 119। औसत की बात करें 90 से 109 या 19 to 109। औसत से कम 80 to 89, 80 से 89। सुस्त या सीमावर्ती 70 से 79 या 70 to 79। मंद बुद्धि की बात करें तो 50 to 69 या 50 से लेकर 69 तक। मूर्ख की बात करें 25 से 49, 25 to 49। और बेवकूफ़ की बात करें, कहते हैं ना बेवकूफ़ हो क्या, तो उनकी बुद्धिलब्ध 0 to 24 तक होती है। तो आई होप ये आपकी जो सारणी जो दी गई है तालिका, इससे आपने अवश्य सीखा होगा, क्योंकि यहाँ से आपको एक नंबर अवश्य कन्फर्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न जरूर आपके स्थान या एग्जाम पर पूछा ही जाता है। अगला प्रश्न है, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वह तीव्र और आसानी से सीखते हैं, जो सुनते या पढ़ते हैं बिना रटे कंठस्थ कर लेते हैं, वस्तु चिंतन करते हैं या कम समय में ही अभिप्रेरण का अनुसरण करते हैं। तो प्रतिभाशाली बालक क्या करते हैं? अभी हमने उनके बारे में डिटेल के साथ पढ़ा। तो प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं वह तीव्र और आसानी से सीख लेते हैं। तीव्र मतलब बहुत ही तेज़ी से और आसानी से, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं हैं तो वह क्रम प्रेरित अनुभव करती हैं और ऊब जाता है, या कह सकते हैं वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है। वह उसी रस्म या व्यवहार करती हैं जैसे हाथ थपथपाना, डोलना इत्यादि, या वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। तो इनमें से कौन सी विशेषता जो प्रतिभावान शिक्षार्थी की होगी? तो आप सभी लोग जानते हैं, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। पहला ऑप्शन हो जाएगा। एक विशेषता प्रतिभावान की विद्यार्थी की बात करेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रतिभाशाली जो शिक्षार्थी होते हैं वह अभिसारी चिंतक प्रवृत्ति के होते हैं, अपसारी चिंतक प्रवृत्ति के होते हैं, बहिर्मुखी प्रवृत्ति के होते हैं, या बहुत परिश्रमी की बात करेंगे। तो प्रतिभाशाली जो शिक्षार्थी होते हैं ना तो अभिसारी होते हैं ना ही परिश्रमी तो होते हैं, लेकिन वह अपसारी चिंतक के होते हैं। और अपसारी चिंतक में सारी चीज़ें आ जाती हैं। कहते हैं ना जो अपने ही मन में सोचता रहता, घुटन रहना, तो प्रतिभाशाली बच्चों या शिक्षार्थी की ये नहीं होती है। ठीक है, अपसारी चिंतक प्रवृत्ति के होते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बोलेंगे तो अगली क्लास में हम आपको अभिसारी, अपसारी, बहिर्मुखी बहुत, ठीक है, क्योंकि इनसे प्रश्न आएंगे। अभिसारी, अपसारी, बहिर्मुखी, इनकी परिभाषा जरूर और इनके एग्जाम्पल आप लोग पढ़ लीजिएगा। इनसे रिलेटेड 1 या 2 प्रश्न जरूर आपके एग्जाम पे आ ही जाते हैं। प्रत्येक टीटी एग्जाम, प्रत्येक शिक्षक भर्ती की बात करेंगे। और बाकी क्लासेज आपको पता होगा, मैथ्स की बात करेंगे, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है। हिंदी पेडागोजी की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है, तो ज़रूर ज्वाइन करें, प्लेलिस्ट चेक करें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को या अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। और बेल आइकन का एक आपको आएगा, उसको प्रेस नोटिफिकेशन मिले, सारी क्लासेज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और प्रत्येक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सभी लोग जानते हैं। तो इस प्रश्न का भी आप लोगों को फीडबैक करना है। टोटल 30 में से आप लोगों का फीडबैक क्या है, आप लोगों का स्कोर क्या है, जरूर कमेंट कीजिएगा। बात करेंगे प्रतिभाशाली बालकों में निम्न में से जो विशेषता होती है वह अधिक महत्वाकांक्षा होना, बुद्धिलब्ध 130 से अधिक होना, विस्तृत शब्दकोश की बात करेंगे, उपरोक्त सभी की बात करेंगे।
तो प्रतिभाशाली बालकों में जो निम्न विशेषता होती है वह अधिकांश महत्वाकांक्षी होते हैं, बुद्धिलब्ध 130 से अधिक होती है। विस्तृत शब्दकोश होता है, शब्दकोश मतलब बहुत कुछ उनको आता है, विस्तृत बहुत ही बार। तो उपरोक्त सभी ये जो हमारे 3 ऑप्शन दिए गए ये प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता होती है। तो हमारा जो है यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका जो ओपिनियन हो, आपका जो फीडबैक हो, आप लोग भी अपना अपना ओपिनियन, अपना अपना फीडबैक बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? उच्च आत्म क्षमता, निम्न औसती मानसिक प्रक्रियाएं, अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना या उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं। तो इनमें से ऐसी विशेषता जो प्रतिभाशाली बच्चों की ही नहीं है, तो आप जानते हैं कि निम्न औसती मानसिक प्रक्रिया यानी कम औसत का मानसिक प्रक्रिया ये प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं हो सकती है, ये सामान्य या मंदबुद्धि बालकों की बच्चों की हो सकती है। प्रतिभाशाली बच्चों की जो विशेषता होती है उनकी उच्च आत्म क्षमता होती है, अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्याओं का समाधान करना, उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं। तो फर्स्ट सी और थर्ड एंड फोर्थ ACD ये ऑप्शन हमारे प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताएं हैं, लेकिन बी ऑप्शन आपकी विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? हम किसकी बात कर रहे हैं? अध्यापक के दृष्टिकोण की बात करेंगे। आपके दृष्टिकोण है, आप भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, तो आपके दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन होगा? उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता या उच्च वचनबद्धता, उच्च प्रेरणा, उच्च सृजनात्मकता, उच्च क्षमता, उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, वचनबद्धता या उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति। देखिए ऐसे में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जब हमको कन्फर्म होगा तभी हम यहाँ पे अपना फीडबैक या स्कोर कर पाते हैं। तो अध्यापक के दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रतिभाशीलता जो है किसका संयोजन होगा? उच्च योग्यता का, उच्च सृजनात्मकता का और उच्च वचनबद्धता की बात करेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं होगा? आप सभी जानते हैं विचारों में सृजनात्मकता यह प्रतिभाशाली होने का संकेत है। अब व्यक्ति में अनूठापन, कौतूहल, लेकिन दूसरों के साथ लड़ना झगड़ना यह आपका प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं होगा, क्योंकि संकेत पूछा जा रहा है। ठीक है, और ऐसे बच्चे जो लड़ना झगड़ने की प्रवृत्ति के होते हैं और प्रतिभाशाली होने का उनका संकेत जो है नहीं माना जाता, ना ही उसके करीब उस श्रेणी पर रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, रेंजुली प्रतिभाशाली की अपनी परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। तो रेंजुली की बात करेंगे 4 पंक्ति, 4 स्त्री, त्रिवृत्ति या त्रिमुखी। तो आप लोगों का यहाँ पे जो ऑप्शन सही होना चाहिए वह होगा त्रिवृत्ति की बात करेंगे। अर्थात रेंजुली की त्रिवृत्ति प्रतिभाशीलता की अवधारणा गर्भाधान के बाद से दुनिया भर के विद्यालय और शैक्षणिक संस्थानों में व्यापक रूप से उपयोग की गई है। यह 3 मानवीय लक्षणों के 3 बुनियादी समूहों, औसत क्षमता के ऊपर कार्य प्रतिबद्धता का एक उच्च स्तर, रचनात्मकता का उच्च स्तर के बीच परस्पर प्रभाव पर आधारित है। अगला प्रश्न है साथियों, किसके कारण प्रतिभाशीलता होती है? मनोसामाजिक कारकों के कारण, आनुवंशिक रचना के कारण, वातावरणीय अभिप्रेरणा के कारण या बीवासी के संयोजन के कारण। तो साथियों मनोसामाजिक कारक और आनुवंशिक रचना इनके संयोजन के कारण प्रतिभाशीलता, यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है कि किसके कारण प्रतिभाशीलता होती है, तो आनुवंशिक रचना और वातावरण अभिप्रेरणा की बात करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आनुवंशिक रचना और वातावरण अभिप्रेरणा के संयोजन के कारण प्रतिभाशीलता होती है। तो बी और डी ऑप्शन यहाँ पर बी और जो सी वाला दिया गया है वो सही हो जाएगा, अर्थात डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ज़्यादातर हम इस देखे होंगे नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न इस क्लास पर ज़्यादा थे। तो दूसरों के साथ जो झगड़ना लड़ना ये हमारे प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं होगा। बाकी प्रतिभाशाली होने का संकेत है अभिव्यक्ति में नवीनता होना, जिज्ञासा होना, सृजनात्मक विचार होना। तो दोनों चीज़ें हमारे एक क्वेश्चन पर हो जाती हैं। नेगेटिव जो पूछे जाते हैं तो हमें जो 3 ऑप्शन होते हैं पॉजिटिव वाले भी पता चल जाते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रतिभाशाली बच्चों का अपने क्षमता का एहसास होता है जब वे अन्य बच्चों के साथ सीखते हैं
जब वे अन्य बच्चों के साथ अलग होकर सीखते हैं, जब वे निजी कक्षा लेते हैं या जब उनका लगातार परीक्षण होता है। साथियों, प्रतिभाशाली बच्चों का अपने क्षमता का जब एहसास होगा जब वे अन्य बच्चों के साथ सीखेंगे, तभी तो उनको पता चलेगा। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान की जो विधि होती है वह अवलोकन विधि है, बुद्धि परीक्षण है, व्यक्तित्व परीक्षण है या उपरोक्त सभी हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी सभी कमेंट कीजिएगा जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। तो नीचे कमेंट बॉक्स बना हुआ है, फटाफट फीडबैक करें। तो प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान की जो विधि होती है वह अवलोकन भी होती है, बुद्धि परीक्षण भी होता है और व्यक्तित्व परीक्षण भी होता है। उपरोक्त सभी डी ऑप्शन सही होता है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या दिया गया, ध्यानपूर्वक समझिएगा। प्रतिभावान बालक की पहचान अवलोकन द्वारा नहीं की जा सकती है, क्योंकि अवलोकन वस्तुनिष्ठ तकनीक नहीं है, क्योंकि अवलोकन वस्तुनिष्ठ प्रविधि है, क्योंकि अवलोकन सिर्फ विशेषज्ञों द्वारा किया जा सकता है, या उपरोक्त सभी की बात कर रहे हैं। तो प्रतिभावान बालक की अगर बात करें, उनके पहचान अवलोकन द्वारा नहीं की जा सकती, क्योंकि अवलोकन वस्तुनिष्ठ तकनीक नहीं है, अवलोकन व्यक्तिनिष्ठ प्रविधि है और अवलोकन से विशेषज्ञों द्वारा ही किया जा सकता है। इसलिए उपरोक्त सभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए स्क्रीन पर दिया गया है, क्या दिया जा रहा है। एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कर सकते हैं, उस पर अधिक ध्यान देकर मदद कर सकते हैं, उसे अधिक पुस्तकें देकर, उसे अधिक समय देकर या उसे संबंधित अधिगम अनुभव करके। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं, ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता लोग हैं, तो आपका फीडबैक सर्वोपरि है, आप सब कुछ जानते हैं। बस एक बार प्रिपरेशन में आप लोग याद कर लीजिए या अपने माइंड में स्टोर कर लीजिए। जी हाँ साथियों, ये क्लासेज आपके माइंड में ये सारे प्रश्न स्टोर होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम फतेह का जो रथ चल रहा है उस रथ का अग्रसर तभी संभव हो पाएगा जब माँ सरस्वती की अवनंदना प्रार्थना आप तक पहुँचेगी और आप लोग मेहनत करेंगे, अपने माइंड में ये सारे क्वेश्चनों को स्टोर कर लेंगे। तो एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कर सकते हैं, उस पर अधिक ध्यान देकर कर सकते हैं। अगला प्रश्न, दो महत्वपूर्ण प्रश्न और बचे हुए हैं, इनको कंप्लीट करते हैं। आइए प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान जो है बच्चे का लक्षण नहीं है। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, या वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, या वह जो परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। तो इनमें से ऐसा जो बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं होगा। देखिए, जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रट ले, देखिए रटना जो है एक बुद्धिमान बच्चे या प्रतिभाशाली बच्चे का लक्षण नहीं होता है। तो रटना एक निगेटिव माना जाता है, सभी को पता होगा। तो पहला ऑप्शन हमारा निगेटिव ऑप्शन है, निगेटिव क्वेश्चन का निगेटिव ऑप्शन ही चूज करेंगे, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करेंगे 30वें प्रश्न की। जी हाँ, 30वां प्रश्न इस क्लास का कि प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ क्या होता है। आकलन की प्रक्रिया का संबंध करना, शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन करना, सह शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन की गति को बढ़ाना, या प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ जो है उनके वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर उच्च स्तर ग्रेड को प्रोन्नत करना। तो प्रतिभाशाली बच्चों के संवर्ध में जो संवर्धन का अर्थ होता है वह यही होगा कि प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है उनके वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर उच्च स्तर ग्रेड में प्रोन्नत करना। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं टॉरेंस 1977 के अनुसार जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जो बच्चा प्रतिभाशाली और प्रतिभावान होता है वह मानव व्यवहार के किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाता है जो समाज के लिए महत्वपूर्ण होता है। प्रतिभाशाली बच्चा आवश्यक असाधारण है, वह अपने समूह के बच्चों की तुलना में किसी योग्यता या योग्यता समूह में श्रेष्ठ होता है। एक प्रतिभाशाली बच्चे को अपने आयु वर्ग के अन्य बच्चों की तुलना में समान बुद्धि में अपनी श्रेष्ठता दिखाने के लिए बहुत अधिक IQ रखने की आवश्यकता नहीं है। महत्वपूर्ण पॉइंट्स की बात करें, प्रतिभाशाली बच्चे की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो वे अपने विचार व्यक्त करने में माहिर होते हैं, वे हर समय तलाशने की कोशिश करते हैं,
वे किसी भी दिए गए कार्य में स्वयं को सर्वश्रेष्ठ रूप से संलग्न करते हैं। वे किसी भी विषय को अच्छी तरह से सीखते हैं। उनमें जिज्ञासा की प्रबल भावना होती है। तो साथियों, ये रहे आज की क्लास 39 क्लास की। आपके 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। 30 में से आप लोगों का फीडबैक क्या है, आप लोगों का स्कोर क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मैं आपके साथ जायसवाल सर, आगे क्लास आपकी हिंदी की रहेगी, इसके बाद मैथ्स प्रैक्टिस सेट रहेंगे। फिर और भी आने वाली जो EVS के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे, जो पूरे कंसेप्ट से रहेंगे। 30 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे और साथ ही साथ संस्कृत की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे प्रत्येक क्लास को ज्वाइन कीजिए और आउट ऑफ 150 में से अगर 125 प्लस का स्कोर करना है, सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है, तो प्रत्येक क्लास का सेशन का प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी।